हर इंसान अपने साथ अपनी कहानी लेकर निकलता है और कोई भी कहानी आम नहीं होती। हर कहानी एक दस्तावेज है, उम्मीद की, जद्दोजहद की, जज्बातों की और किस्मत की तीरंदाजी की। पर हम जिस कहानी को ढूंढने निकले थे वो कहानी खत्म हो चुकी थी। ये कहानी यहां ऐसे क्यों बिखरी पड़ी थी? ये कहानी इस जगह कैसे पहुंची? इस कहानी का हर पल, गुजरा कल गुमनामी के पन्नों में कैद था। इन्हें पढ़कर हमें पता लगाना था कि यह कहानी क्या थी और बेवक्त क्यों खत्म कर दी गई। तो जब मैं सुबह 8:30 बजे अपने शोरूम आ रहा था तो मैंने देखा कि ये आदमी यहाँ पड़ा हुआ था। धीरज दे रहा हूँ। जी साहब। एक आदमी शोरूम के बाहर पीकर गिरा पड़ा है और तुम यहाँ बैठे हो। सॉरी साहब, मैंने देखा नहीं, अभी भागा देता हूँ। रात को चुपचाप आकर ये बेवड़े कहीं भी सो जाते हैं और डांट हमें खानी पड़ती है। क्या मुसीबत है यार। ओ भाई उठो, यहाँ नहीं सोने का, कहीं और जाओ। ओ भाई उठ। फिर मैंने इसकी सांसें देखी, नहीं चल रही थी, तब समझा ये मरा हुआ है। जब रात को आकर लेटा तब अकेला था या कोई और भी था साथ में? साहब मैंने देखा ही नहीं, मुझे तो सुबह साहब ने आके बताया। सर, इसकी पॉकेट से इस लॉटरी के टिकट के अलावा और कुछ नहीं मिला। मारवार का तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा। सर मुझे लगता है दारू वारू ज़्यादा पी ली होगी, शायद नींद में हार्ट अटैक आ गया होगा। नहीं, ये कोई ओवर ड्रिंकिंग की वजह से हार्ट अटैक का केस नहीं है, ये मर्डर है। मर्डर? और डॉक्टर बॉडी पर कोई निशान नजर नहीं आ रहा। विक्टिम का रंग सांवला है, शायद इसीलिए गले पर लगे उंगलियों के निशान आप लोग मिस कर गए। गला दबाकर मारा गया। ये देखिए, अब देखिए उंगलियों के निशान। मर्डर हुए 8 से 9 घंटे हो गए। ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल का लेवल हाई और पेट में खाना पचा नहीं है। हमें अभी तक विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन की कोई लीड नहीं मिली है। खतना हुआ है विक्टिम का, मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम है। ये लॉटरी का टिकट तुम्हारी दुकान से खरीदा गया था? हो सर। इस बंदे की जेब से मिला है टिकट। इसका मर्डर हुआ है, जानते हो इसे? नहीं साहब, अब रोज इतने लोग आते हैं टिकट लेने के लिए, कैसे याद रहेगा कोई। ये लॉटरी का टिकट 1 हफ्ते बाद खुलने वाला है, तो हो सकता है इसने हाल ही में खरीदा हो। अच्छे से याद करने की कोशिश करो। तुमने इसे देखा हो खरीदते हुए? इसके साथ कुछ हुआ हो? कुछ भी? नहीं साहब, नहीं देखा। थोड़े आसपास की बस्ती में इसका फोटो घुमाओ बारीकी से। विक्टिम यहीं कहीं का रहने वाला हो सकता है। हो साहब। सर लॉटरी वाले टिकट से भी कुछ मिला नहीं है, गाड़ी को भेजा था उस एरिया की बस्तियों में पता करने के लिए। देखते हैं, शायद कपड़ों से कुछ निकले। ये लेबल बंगाली में लिखा है ना? एम के होशियारी ढाका। ढाका मतलब बांग्लादेश? हाँ सर। सर अगर ये इलीगल तरीके से इंडिया आया होगा तो इसकी मिसिंग कंप्लेंट होना थोड़ा मुश्किल है। हो पंतांबे, मर्डर अपने एरिया में हो, इसलिए हमें पता लगाना ही होगा। साहब अपने ये वसई और मीरारू की तरफ काफ़ी बड़ी बस्ती है इन लोगों की। ज़्यादातर आदमी लोग बिल्डिंग काम में मजदूरी करते हैं और लेडीज़ घर काम में। संतराम, हर बस्ती में इसका फोटो घुमाओ। हो साहब। खतना हुआ था, मुस्लिम हो सकता है। नहीं रे संतराम, मैं नहीं इसे जानता। मैं आपकी रिपोर्ट थोड़ी करने वाला हूँ, मुझे बस इस आदमी की तलाश। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ जानता ही नहीं तो क्या बताऊं तुम्हें।
इसे हमारे एरिया में तो पहले कभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर ना 3-4 बांग्लादेशी परिवार रहते हैं ज़रूर। उनसे पूछ। बात करेंगे। मुश्किल है, किसी को लफड़े में नहीं पड़ने का ना। अरे महेश दादा, मर्डर हुआ है, शायद इन्हीं में से कोई हो सकता है। तू एक काम कर, तीसरी गली में ना नादिरा बहन रहती है, उनसे बात कर। আমি বাঙালি, आधार कार्ड दिखाओ, कोलकाता से हूँ। नहीं नादिरा जी, मैं आपकी इंक्वायरी करने थोड़ी आया हूँ। मुझे बस इस आदमी का नाम पता दे दो। भैया हम इस आदमी को जानता भी नहीं है, पहले कभी देखा भी नहीं। साहब, रास्ते के साइड में गला दबा के मारा गया है। कौन पेशेवर इतना फालतू काम करेगा? ये कोई सुपारी नहीं है साहब, झगड़े में गला दब गया और मारा गया होगा। साहब ये मरेला है, एकदम मामूली टाइप का बंदा है। आप ही बताइए साहब, इसमें कितने का सुपारी मिलेगा? तुम दोनों के जेल में जितने भी दोस्त लोग हैं, बाहर जितने भी बंदे हैं, सब में इसका फोटो घुमाओ, इसकी बात चलाओ। मुझे इसका हत्यारा चाहिए, फिर चाहे वो पेशेवर हो या दारू पिया हुआ इसका कोई भी दोस्त। सब सोचा मुस्लिम है तो शायद नमाज पढ़ने जाता होगा, इसलिए सारी मस्जिदों में भी फोटो घुमाई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हाथ लगा। ऐसा कैसे हो सकता है संतराम? अरे कोई ना कोई तो उसे जानता ही होगा ना। और अगर जानता होगा तो भी मुंह नहीं खोल रहा होगा। हाँ, डरेंगे कि हम उन्हें पकड़कर डिपोर्ट कर देंगे। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स इस तरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहेगा। हमने इसकी फोटो हर जायज वीजा वाले बांग्लादेशियों के इलाकों में और इमिग्रेशन ऑफिस के रिकॉर्ड से मैच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। विक्टिम की बनियान पर ढाका का लेबल है। अब दो पॉसिबिलिटी, पहली ये कि शायद विक्टिम बांग्लादेशी था, या फिर ये हो सकता है कि विक्टिम ने शायद किसी दूसरे की बनियान पहनी थी जो बांग्लादेशी हो। यह भी हो सकता है कि विक्टिम ने उस रात अपने किसी दोस्त या साथी मजदूर की बनियान पहनी हो। सर अगर ऐसा है फिर कोई तो सामने आता है। पिछले 7 दिनों से लोकल और स्टेट के हर अखबार में इसकी फोटो छप रही है। महाराष्ट्र के हर पुलिस थाने में इसकी डिटेल्स भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक एक भी मिसिंग कंप्लेंट सामने नहीं आई है। सर एक सिंगल बंदा भी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सामने नहीं आया। कहानी अब भी गुमनामी के पन्नों में कैद थी। एक पूरा हफ्ता इलाके का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद भी एक पत्ता नहीं पलटा, और विक्टिम के साथ साथ वो गुमनाम कहानी भी अब दफन होने जा रही थी। हमें लगने लगा था कि ये केस भी उन अनसुलझे केसेस की कोठरी में जाएगा जहां कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुशी खुशी दाखिल नहीं होगा। हमारे अलावा कुछ और लोग भी थे जो ये मानते थे कि इस गुमनाम आदमी की कहानी अब कभी बयान नहीं होगी। कुछ यहाँ हिंदुस्तान में थे जहाँ इस कत्ल का मकसद और कातिल की पहचान धुंध में थी, और कुछ ढाका बांग्लादेश में जहाँ से शायद विक्टिम बिलोंग करता था। हम विक्टिम की पहचान नहीं कर पाए, लेकिन शायद मरने वाले की किस्मत में लिखा था कि उसकी कहानी अनकही ना रहे। बीएस मार्ग पुलिस थाना, सब इंस्पेक्टर दिलीप तांबे। पीएसआई योगेश यादव बोलते हैं, अंधेरीश पुलिस स्टेशन से। 2 हफ्ते पहले एक फोटो आई थी तुम्हारे थाने से। उसकी बॉडी को परसों ही दफन किया है, पर हुआ क्या? कुछ पता चला है क्या उसके बारे में? हाँ, हमारे ही थाने के एक रिटायर्ड एएसआई हैं, मंगेश शिंदे। वो मेरे सामने ही है, वो जानते हैं उस आदमी को। क्या शिंदे साहब, क्या बोलते हैं रिटायर्ड लाइफ? क्या बोलना, एक रेट लगा रखी है, रिटायर्ड होने का नहीं था। चांगला है शिंदे साहब, ये वर्दी हमेशा यंग रखती है। वो क्राइम पेट्रोल वाले बोलते हैं ना, सतर्क, हमेशा सतर्क रखती है। पण हाँ, फोटो कोणाचा आहे का तो सर? हाँ फोटो। मर्डर केस है क्या? वैसे ही मैं 2 हफ्ते पहले बॉडी मिली थी। कुछ जानते हैं इस केस के बारे में? इस केस के बारे में तो कुछ मालूम नहीं, पर इस आदमी को मैं पक्का जानता हूँ। कौन है ये बांग्लादेश से। इसने एक डायलॉग बोला था मेरे को, तुम सब लोग पैसा देकर तार फान कर वहाँ से यहाँ मुंबई तक आता है, गैरकानूनी है ये, मालूम है ना? मालूम है साहब। तो फिर इतना बड़ा रिस्क उठाकर यहाँ आते क्यों? की करबो साहब, पेट के लिए करना पड़ता है। हम गलत तरीके से आया जरूर है, लेकिन कोई गलत काम नहीं करता है। मेहनत का कमाई घर भेजता है। कभी सोचा नहीं कि पकड़े जाओगे, जेल होगी, वापस जाना पड़ेगा? अरे मैं एवढी सगळी मेहनत बेकार ना? जब तकदीर बेकार होता है तभी मेहनत बेकार होता है। तकदीर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत तो हमारे हाथ में है। और साहब, जब घर में छोटा बच्चा भूख से रोता है और बूढ़े माँ बाप दर्द से, तो आदमी
बॉर्डर का तार क्या, 7 समंदर पार करके अमेरिका भी काम की तलाश करेगा। जब बच्चे घर में भूख से रोते हैं या माँ बाप दर्द से, तो आदमी 7 समंदर तैर कर अमेरिका जाकर भी काम की तलाश करेगा। ये उसके शब्द थे। वो चारों गैर कानूनी तरीके से इंडिया में और फिर अपने मुंबई में घुसे थे। मुझे टिप ऑफ मिली थी, इसलिए उठा लिया था उसको। लेकिन डेयरिंग वाला था आदमी, उसका नाम आज भी नहीं भूला मैं, वजीर सिद्दीकी। कब की बात है शिंदे साहब? 6 साल हो गए। केस पेपर की एक कॉपी अपने पुलिस स्टेशन में भी है जादव सर। चारों की सेशन कोर्ट पे पेशी हुई थी। जज साहब ने कड़ी वार्निंग देकर डिपोर्टेशन का ऑर्डर दे दिया। 2010 में? होए। वैसे वजीर सिद्दीकी एक सीधे वाले टाइप का इंसान लगा था। हिस्ट्री विस्ट्री भी नहीं थी उसके क्राइम की कोई। फिर से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आया और इस बार मारा गया। चलो, कम से कम इस बंदे की पहचान तो हुई, वजीर सिद्दीकी। एफआईआर में बांग्लादेश का एड्रेस भी है, वहाँ पर उसकी फैमिली होगी और हम पता कर सकते हैं कि शायद उसे पहचानने वाला कोई वहाँ पर हो। सर, ये वजीर सिद्दीकी इलीगल तरीके से आया था, तो शायद वहाँ की पुलिस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इस मामले में हमारी ज़्यादा हेल्प ना कर पाए, इसलिए हमें अपने तरीके से ही पता करना होगा। तांबे, जो भी लगे करो, हमें इस आदमी के मर्डर के केस को हल करना ही होगा। चलो, यहाँ का नहीं था, वहाँ का था, जो भी था तो इंसान ही। हेलो तांबे साहब। कौन? हम गौतम सेन बोल रहे हैं साहब। वो हमारा दोस्त संतराम खोपड़ी है ना, वो बोला आपको फ़ोन करने को। संतराम बोला तेरा बांग्लादेश में कोई कांटेक्ट है? हाँ है तो साहब। क्या काम है? एक बंदा था वजीर सिद्दीकी, 2010 में तार फांद के घुसा, मुंबई में आया काम करने के लिए। अब हमारे एरिया में उसका मर्डर हो गया है। गौतम, बांग्लादेश में इसकी फैमिली भी है। इस बंदे का एड्रेस और फोटोग्राफ दोनों भेज रहा हूँ। भेज दीजिए, हम पता करता है कौन पार लगाया इस बोजी सिद्दीकी को। हम ही जानी ना, हमको तो सिर्फ 5 साल हुआ इधर। किंतु एड्रेस तो यही दिया है वाजिर सिद्दीकी का। अच्छा, आपका आगे यहाँ कोई रहता था क्या? हमको कोई खबर नहीं, आप आगे देख लीजिए। ये तो वाजिर है, वाजिर सिद्दीकी। हाँ बीबी, वाजिर सिद्दीकी। ये क्या मर गया? इसका खून हो गया हिंदुस्तान, मुंबई में। हाय अल्लाह। और इसका इधर का एड्रेस पे कोई और ही रहता है। पर उसके अम्मी अब्बू तो पहले रहते था वहाँ, अब पता नहीं कहाँ चला गया। बीबी, आप किसी को जानता है जो वो लोग का पता जानता होगा? आप तो बहुत साल से इधर रहता है। सरफरोज, उससे मिलो। ऐसा कोई नहीं है मोहल्ले में जिससे वो जानता ना हो। अरे तो हमें शिनी, 1 साल पहले मैं वजीर हमारे यहाँ पर पासपोर्ट बनवाने के लिए आया था। हमने कागजात लेके आने के लिए बोला इसको, लेकिन उसका बाद में दोबारा फिर कभी नहीं आया। सरफरोज भाई, आपके पास इसका एड्रेस है क्या? अब इसका बाड़ी का एड्रेस तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, इसका एक छोटा भाई है अल्ताफ। वो जो नदी है उसका गोदी में फल बेचता है। हमारा बूढ़ो भाई वजीर, कौन मारा इसको हिंदुस्तान में? उधर मुंबई में एक जगह है वासाई, वहाँ आपका भाई का बॉडी मिला पुलिस को। कब? 3 सप्ताह हो गया। वहीं उसको दफना भी दिया। उसका नाम तो बाद में पता चला, तो हम फिर आपके पास आया है। लेकिन उधर हुआ क्या? वही तो मालूम करने इधर आया अल्ताफ भाई। आपका पास आपका भाई का वहाँ का कोई नंबर है क्या? नंबर तो नहीं है। अच्छा, आप हमको कुछ और जानकारी दे सकता है? वो हमारा अम्मी को कैंसर पकड़ लिया, वो बहुत बीमार रहता है। उनके इलाज के लिए टोका नहीं था हमारे पास, तो गए साल जून महीना में वजीर भाई फिर से हिंदुस्तान चला गया टोका कमाने। बड़ा अस्पताल मतलब बड़ा खर्चा। ठीक है चना अल्ताफ, दोनों भाई मिलकर टाका जोड़ लेंगे, और तू तो मेरा साथ देगा ना? देखो वजीर भाई, हम दोनों बीवी बच्चा वाले। डॉक्टर बाबू बोले छन जे अम्मी का कैंसर अभी पहला स्टेज पर है, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। भाई अबू एक टोका नहीं कमाता, आपका भी कुछ खास नहीं है। मैं अपने ठेले से 2 वक्त का रोटी अपनी बीवी बच्चा के लिए कमा पाता हूँ।
अपने बच्चा लोग का पेट काट के मैं अम्मी को बड़ा अस्पताल नहीं भेजूंगा। बाकी आप देख लो वजीर भाई। उसका एक सप्ताह बाद हमको पता चला कि वजीर भाई उस पार चला गया। अभी आपका अम्मी और अब्बू किधर रहता है? यहीं रहता है। वजीर भाई का बीवी मुमताज और उनका लड़की हिना वो भी साथ में ही रहता है। आप अलग रहता है क्या? बहुत साल से, लेकिन हम आपको उनका बाड़ी का पता दे सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? কেন? ये কি वजीर नहीं? यही तो हमारे बड़ू छेले वजीर ही है। কিন্তু আব্বু এই বলছে কি 3 সপ্তাহ আগে হয়েছে। हम कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो हिंदुस्तान का पुलिस बोल रहा है। लेकिन एक सप्ताह आगे আমার কথা হয়েছিল। फिर किसकी तस्वीर लेकर आए हो बाबा तुम्ही? ताकि वजीर কেন বলছো? खाला हम कुछ नहीं लाया है, हम तो बस हिंदुस्तान का पुलिस का काम कर रहा है। मुमताज दीदी आप हमको अपना नंबर दो, हम हिंदुस्तान का पुलिस आपका सीधा बात करा देगा। मुमताज जी, आपके देवर अल्ताफ ने फोटो पहचानी है और आप कह रही हैं फोटो वजीर की नहीं है। फोटो तो वजीर का ही है, लेकिन वो वसई कैसे पहुंचा? क्यों? कहाँ होना चाहिए था वजीर? वो तो पूना में था। एक सप्ताह आगे हमें कॉल किया था वहां से। एक हफ्ता पहले आपकी वजीर से बात हुई है? हाँ, हमारा शोहर वजीर से। हो सकता है आपके शौहर के कातिल ने आपके साथ कोई चाल चली है। वजीर ने आपको फोन किया था या आपने वजीर को फोन किया था? वो किया था सामने से। किस नंबर से फोन किया था? जरा नंबर दीजिए मुझे। उसके पास खुद का फोन नहीं था। तो फिर पुणे से बात कैसे हुई आपकी? हमें पता चला कि 1 साल पहले जून 2015 में वजीर इंडिया आया था। अगर उसके पास मोबाइल नहीं था तो फिर आपसे बात कैसे हुई? क्या वो आप किसी लैंडलाइन से फोन करता था? है। हर बार एक ही लैंडलाइन से फोन करता था? ना, अलग अलग नंबर से। जिस लैंडलाइन से वजीर ने आपको फोन किए, खासकर पिछले हफ्ते, वो नंबर है आपके पास? हमारे फोन में होगा। आप वो नंबर मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर हमारा आदमी है वहाँ पे मुश्ताक, उसे वो नंबर दे दीजिए। लाइए, हम ढूंढ देता है। ना अच्छी ना, डिलीट हो गया होगा। डिलीट किए बिना डिलीट नहीं होता है भाई, हम ढूंढ देता है। हमें बोलছি तो डिलीट हो गया है। झोला तांबे, नक्की झोला। 3 हफ्ते पहले मारा गया वजीर सिद्दीकी 1 हफ्ते पहले खुद अपनी बीवी को फोन करके ये कैसे बोल सकता है कि वो पुणे में है? सर उसकी बीवी है, उसकी आवाज नहीं पहचानती होगी? पहचानती होगी, और फोटो भी जरूर पहचाना होगा, पर शायद वो हमें नहीं पहचानती। उसने सोचा भी नहीं होगा कि बॉर्डर पार करके हम उस तक पहुंच सकते हैं उसे पहचानने। हमारा इलाज के लिए टाका कमाने गए छिलो, अपनी जान ही गवा बेटा, मेरा बेटा। यही तो हिंदुस्तान का पुलिस बोलता है कि वो 3 सप्ताह पहले ही मारा गया। यही तुम कथा कार संगे किया? हमें किच्छु जानी ना गो अब्बू, हमको तो उनका ही आवाज सुनाई दिया। पुलिस जो नंबर मांगा वो मिला क्या? हम ढूंढ रहे हैं अब्बू। देखिए, हमको भी पता है कि वो तस्वीर वजीर का ही है, लेकिन हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। वो वजीर ही था, हमारा शौहर। हम उसका आवाज नहीं पहचानेंगे क्या? बोल मुश्ताक। आप ये मुमताज सिद्दीकी का मैसेज का वेट मत कीजिएगा, हमको लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। वो तो साफ है, खेल खेली है मुमताज। अब इसका आगे तो हम पूछताछ नहीं कर सकता ना मालिक, आपको यहाँ का पुलिस को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। वहाँ की पुलिस को शामिल करना हो तो पुख्ता सबूत चाहिए, फुल प्रूफ सबूत चाहिए इस बात का कि मुमताज अपने शौहर के कत्ल में शामिल थी। तो अब हमको क्या करना है मालिक? तो एक काम कर, मुमताज की गैर हाजिरी में वजीर के माँ बाप से बात करने की कोशिश कर और पता लगा कि असली माजरा क्या था, और उस एजेंट से बात कर जिसने वजीर को इंडिया भेजा था। हो सकता है उसके साथ उसने किसी और को भी भेजा होगा। कोई तो ऐसा होगा जो जानता होगा कि वजीर मुंबई में या वसई में कहाँ रहता था। हम इस मुमताज के पीछे तो हैं ही, इस अल्ताफ से बात करेंगे। हिना কি হলো আম্মি? ভিতরে আসো। কেন আম্মি? এটা খাবার সময়। 2 মিনিট আম্মি। কোনো 2 মিনিট নাই, এক্ষুনি আসো। देखो
हमको बार बार फोन करके तंग मत करो। वैसे भी वजीर भाई से हमारा कोई खास मिलना जुलना नहीं था। पर अल्ताफ वजीर था तो तुम्हारा ही भाई ना, जिसका मर्डर हुआ है। बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए। 10 साल पहले हम अपना परिवार से अलग हो गया था। आपको उसका नंबर चाहिए ना हिंदुस्तान का, आप उसका वो बीवी मुमताज को क्यों नहीं पूछता? मुमताज नंबर नहीं दे रही है, वो खुद का फोन ऑफ करके बैठी है। अल्ताफ, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों कर रही है? हमको कैसे पता होगा साहब, कमाल करता है आप। हम तो उन लोगों को मिलने को भी नहीं जाता है कभी। वजीर का इंडिया में कोई दोस्त था क्या? कुछ जानते हो? हम नहीं जानता है किसी को। तुम्हारे माँ बाप को इसके बारे में पता हो सकता है क्या? हमने सुना है दोनों के पास फोन नहीं है। आप ऐसा समझ के चलिए कि हमारे पास भी कोई फोन नहीं, बल्कि ऐसा समझिए कि अल्ताफ सिद्दीकी नाम का कोई भाई है ही नहीं वजीर का। अब हमको आगे से फोन मत कीजिएगा, वरना हमारा फोन भी आपको बांध ही मिलेगा। কি জিজ্ঞাসা করবো পুলিশের কাছে গিয়ে আব্বু कि আমার সোহার गैरकानूनी तरीके से हिंदुस्तान में घुसा और वहाँ काम कर रहा था और वहाँ मारा गया। अम्मा के जांच पड़ताल करते हुए ना कि हमारा वजीर को मारा कौन और आखिर क्यों? क्या हम वो नहीं चाहते अब्बू, लेकिन हिंदुस्तान का पुलिस अपना तफ्तीश कर रहा है ना, और हम यहाँ रह के इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों ने जो नंबर मांगा था हम सब पाठिए दिए, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। हमें फिर से उसे जाने नहीं देना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था उसे। झूठ बोल रही है हमसे। सर, ये वजीर के भाई अल्ताफ और बीवी मुमताज की मिली जुली साजिश हो सकती है, या फिर दोनों में से किसी एक की। वहां बैठकर यहां किसी से वजीर का मर्डर करवा दिया होगा। तांबे कातिल कहीं का भी हो सकता है, यहाँ का भी और वहाँ का भी। ये भी हो सकता है कि वहाँ से आया, ये सारा कांड किया और वापस लौट गया। जो भी हो, कातिल कहीं का भी हो, लेकिन क्राइम हमारे एरिया में हुआ, इसलिए हमें इस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना। सर, अल्ताफ और मुमताज के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए हमें डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जाना होगा, जो कि टाइम टेकिंग है। सर, हम लोग अल्ताफ और मुमताज तक पहुंच गए, उनसे पूछताछ भी की। अगर खूनी अभी तक फरार होकर बांग्लादेश ना भी लौटा हो, पर ये दोनों या इन दोनों में से कोई भी एक खूनी को आगा तो कर सकता है। अगर मुजरिम सरहद के उस पार से था और कत्ल करने के बाद वापस लौट गया था, तो इसका मतलब था कि यह केस हल होना अब दुगना या शायद चौगुना मुश्किल हो गया था। और जब ऐसा लग रहा था कि हम एक अंधी गली में फंसे हुए हैं, हमें मिली एक खबर, एक बेहद जरूरी खबर, जिसने अंधी गली में रोशनी भर दी। नमस्कार मालिक। प्रथम कथा, ये मुमताज और उसका देवर अल्ताफ का बीच में कोई कनेक्शन नहीं, एकदम पक्का खबर है। तो क्या मुमताज और किसी और के बीच में कुछ था और उन दोनों ने मिलकर वजीर को रास्ते से हटा दिया, या छोटे भाई अल्ताफ की कोई दुश्मनी थी अपने बड़े भाई वजीर से? अभी तो ये दोनों ही एंगल एकदम ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर सही एंगल क्या है मुश्ताक? 6 साल आगे 2010 में ये वजीर हिंदुस्तान से डिपोर्ट हुआ था। वो हमें पता है। फिर सबको ऐसा लग रहा है कि सीधा 2015 में वजीर हिंदुस्तान गया था। हाँ, तो ये खबर सही नहीं है? नहीं ना मालिक, कारण 2013 में भी वजीर हिंदुस्तान गया था, और उस बार ये अकेला नहीं गया था, अपना बेगम मुमताज को भी लेके गया था, और उसका लड़की इधर उसका अम्मी या अब्बू के पास ढाका में ही था। मुश्ताक, मुझे वजीर का वसई का एड्रेस चाहिए, वहाँ से इस केस की कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। वसई का एड्रेस तो अभी तक नहीं मिला है, किंतु 2013 से 2014 तक ये दोनों जोड़ा उधर मुंबई में था। मुश्ताक, कोई ठोस लीड दे। 100% मुमताज झूठ बोल रहा है कि उसका वजीर से बात हुआ है। हमारा पास तो मुमताज का एक और टिप है, वो एक सप्ताह आगे ना यहाँ का एक लोकल ट्रैवल एजेंट से बात किया है, बॉर्डर पार करके मुंबई जाने के लिए। 1 हफ्ता पहले मतलब वजीर के कत्ल के 2 हफ्ते बाद? हाँ मालिक, हो सकता है मुमताज को ऐसा लग रहा होगा कि वजीर के पहचान के बिना ही हिंदुस्तान में उसका केस क्लोज हो जाएगा, और वो उस आदमी से मिलने जा रहा होगा जिसके साथ मिलकर वो लोग इसका मर्डर प्लान किया होगा। मुझे इस मुमताज की एक फोटो भेज तुरंत। हमें वजीर की आइडेंटिटी बाई चांस मिली, कोई भी इसे आइडेंटिफाई करने को तैयार नहीं था। तो जाहिर सा सवाल है, जब सब वजीर को पहचानने से इनकार कर रहे थे, तो 2013 से लेकर 2014 तक
1 साल तक यहाँ रही वजीर की बीवी मुमताज़ को कोई क्यों पहचानेगा? खबरों के हिसाब से ऐसी कई बांग्लादेशी औरतें हैं जो बिना कागजात के आती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं। ये मुमताज़ यहाँ 1 साल थी, तो जाहिर सी बात है इस 1 साल में इसने किसी ना किसी के यहाँ कोई ना कोई काम तो जरूर किया होगा, जहां लोगों से मेल जोल होता होगा। तो हो सकता है सर वहीं पर किसी के साथ इसका अफेयर शुरू हो गया हो। ये मुमताज़ गेम की कैप्टन थी या प्लेयर, ये अभी तक क्लियर नहीं है संतराम, लेकिन इतना पक्का है कि ये खेली जरूर थी और अब भी खेल रही है। मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ जो यहाँ बिना कागजात के, उन सबसे बात करता हूँ। और देख, हमें यह भी पता करना है कि ये मुमताज़ अभी अगर बांग्लादेश से एजेंट के थ्रू रिस्क लेकर तार फांद के मुंबई अकेली आ रही है तो वो किससे मिलने के लिए आ रही है? शायद वही वजीर का कातिल हो सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करेगा? कुछ मत कर, हमने सोचा ही नहीं था कि वजीर की पहचान होगी। तुम कुछ दिन वहाँ पर चुपचाप बैठी रहो बस। लेकिन हमने तो एजेंट को बॉर्डर पार करने के लिए पैसा दे दिया है। तुम्हें पैसों की फिक्र है, पकड़े जाने की नहीं? भाग्य क्या होगा? कब तक बैठना होगा यहाँ? कुछ टाइम के लिए। देखो, मुंबई पुलिस तुम तक पहुंची जरूर है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ उनके पास कुछ नहीं है, समझी तुम? बाल बाका नहीं कर सकेंगे ये लोग, बस टाइम जाने दो थोड़ा सा। देख चंदा, मैं अपने धंधे की कसम खाकर बोलता हूँ, पुलिस के सामने तेरा नाम कभी नहीं आएगा। इस शालिनी के साथ घूमता था। कहाँ मिलेगी ये शालिनी? चल अब बता भी दे शालिनी। पोपट में। मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा अपने बख्शीश का हिस्सा दे सकता हूँ। अब नखरे ना कर, बोल फटाफट। हम दोनों साथ काम करता था। कहाँ? वो अर्पिता बार है ना, उधर। जब भी हम उधर काम करता था वो भी उधर ही था, मुमताज सिद्दीकी। इसके पति वजीर को जानती थी तू? कभी मिला तो नहीं, 2-4 बार उसका मुंह से उसका नाम सुना था। इस मुमताज का किसी के साथ लफड़ा था? लफड़ा वफड़ा मालूम नहीं अपने को, किंतु एक कस्टमर था एकदम उसके पीछे लट्टू। और क्या नाम था उस लट्टू का? लट्टू था, गोल गोल घूमता था। अब उसके नाम का क्या माचार डालेगा। चल, मुमताज का इधर का नंबर दे दे। वो टाइम का हमारा खुद का नंबर हमको याद नहीं, उसके नंबर का क्या हम चाटनी डालेगा। तू मुझे बस इतना बता दे, वो जब यहाँ थी तब रहती कहाँ थी? वसई में किधर तो भी रहता था। ये किधर तो भी किधर है? तू जाके वो सदानंद भाव है ना, उसको मिल, तेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुमताज सिद्दीकी? हाँ सर, कुछ साल पहले यहाँ सर्विस करती थी। सदानंद, इस लड़की का एक खास कस्टमर हुआ करता था। ऐसा? कौन था सर? अबे मैं तुझे पूछ रहा हूँ, कौन था वो खास? सर 2013-14 में यहाँ पर थी। इस मुमताज के बारे में इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इसकी पूरी कहानी हमें चाहिए, पूरी कहानी। वो खास कस्टमर कौन था, ये यहाँ कैसे पहुंची, सब कुछ। सर तालाब के पास एक पंटर रहता है, शाहजाद। वो इस मुमताज को मेरे पास लेकर आया था, बोला इसे काम दो, बेचारी है। नहीं साहब, अपन तो इधर ही औरंगाबाद का रहने वाला है, अपना पासपोर्ट आधार कार्ड सब इधर का ही है। इस मुमताज सिद्दीकी को सदानंद शेट्टी के इधर काम पर लगाया तूने, लेकिन इसके पति वजीर की फोटो तक नहीं पहचानी। पहचानेगा कैसे साहब, अपन मुमताज के कसम से कभी मिला ही नहीं ना। तो मुमताज खुद चलकर तेरे पास आई थी कि दादा मुझे काम दिला दो। ऐसा कुछ नहीं है साहब, मुमताज को मेरे पास वो नदीम लेकर आया था, नदीम कुरैशी, और साहब वो बांग्लादेश का है। नंबर और एड्रेस? एड्रेस तो नहीं पता, पर वो वसई के किसी कंस्ट्रक्शन में काम करता है, उसका नंबर है साहब, देता है मैं। सुनिए, नदीम कुरैशी यही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहता है। यही है नदीम कुरैशी? हाँ, यही है। पुलिस इसे ढूंढ रही है, कहाँ मिलेगा ये? हाईवे से लग के जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है ना, उधर ही मजदूरी करता है, वहीं मिलेगा।
सुनिए, क्या आप इसे भी जानती है? हाँ, ये तो वजीर है, पर पुलिस इसको काहे को ढूंढ रही है? इसका मर्डर हुआ है। या अल्लाह, वो तो बहुत भला बंदा था। पर नदीम तो कह रहा था कि वो अपने वतन वापस चला गया है, बांग्लादेश। क्या ये नदीम के साथ रहता था? हाँ बिल्कुल, दोनों साथ ही रहते थे और 1 महीने पहले तक तो रोजाना मुलाकात होती थी। नदीम कुरैशी, चल, वजीर याद कर रहा है तुझे। सौ टका हमारे कांस्टेबल और खबरिया ने तुझे भी ये फोटो दिखाई होगी, पर तब तू पहचान के लिए सामने नहीं आया। अब बता, तुमने अपनी पड़ोसन के लिए वजीर को जो बांग्लादेश भेज दिया था, वो क्यों भेजा, कैसे भेजा और किसके लिए भेजा? वो वजीर हमारा बंधु था साहब, हमारा साथ ही रहता था। उसका जीवन का एक ही मकसद था साहब, खूब पैसा कमाकर घर भेजना, उसका अम्मी के इलाज के लिए। और तूने से भेज दिया ऊपर? ना साहब, हमारा उसको मारने का इरादा ना था साहब, लेकिन हमको धमकी दिया गया था साहब। किसने दी थी धमकी? सुरेश रानी ने। कौन है सुरेश रानी? ट्रेवल एजेंसी चलाता है साहब, आरकी कॉम्प्लेक्स में उसका ऑफिस है साहब। सुरेश राणे, उल्टी गिनती शुरू तेरी, टाइम खत्म। निगा मंडो, कुलकर्णी साहब, आप लोग काय के लिए इतना मगजमारी कर रहे हो? वो मरा क्या, जिया क्या, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सालिया कुतरिया, एक औरत के चक्कर में तूने उसके पति को मार डाला। एक गरीब बेकसूर इंसान को मारकर बोलता है कि उसके जीने या मरने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? अभी अगर हम भी तेरे को ठोक कर कहीं खाड़ी में फेंक दे तो है? वैसे तेरे बीवी बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू तो वैसे भी मुमताज के साथ जाने वाला है। आप लोग कितना गुस्सा हो रहे हो? पहले मेरा ऑफर तो सुन लो। अब दोनों को एक एक एसयूवी। फिलहाल मुझे इस कांड का पर्चा चिट्ठा चाहिए, वजीर की कहानी चाहिए, पूरी की पूरी, समझा? बोला। बड़ी बोर कहानी है साहब। एक राजा था, यानी मैं, उसे एक रानी मिली, मुमताज। दोनों के बीच जबरदस्त बिजली दौड़ती थी। हाँ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि रानी की वजीर से शादी हो चुकी थी और वजीर ने राजा और रानी को एक दिन रंगे हाथ पकड़ लिया। काम करना तो दूर, वजीर हमको बाड़ी से कदम बाहर रखने भी नहीं देता। मैं तेरे को मुंबई साइड में टॉप के बार में जॉब दिलवाता हूँ, खोली भी दिला दूंगा। तो क्या है, दोनों साथ में रहेंगे, मजे करेंगे। हाँ, वजीर ने हमको धमकी दिया है, अगर दोबारा तुमसे मिला ना, वो जाके पुलिस में कंप्लेन कर देगा हमारा कि हम बांग्लादेश से आए हैं चुपके से। एक काम कर, तू ही उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दे। अरे हम भी तो फंस जाएगा ना। तू टेंशन मत लेना, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन अपना मिलना फिक्स है। बीच में वजीर अपनी माँ को देखने के लिए गांव गया था, ढाका। तभी हफ्ते 2 हफ्ते तक तबीयत से मजा मारी मैंने मुमताज के साथ, लेकिन सलग पीछे से किसी ने चुगली की। वो लौटा और गेम खेला मुमताज के साथ। ये बार उसका अब्बू बीमार पड़ा है, 1 महीने के लिए गया है वो। उसका अब्बू पूरा 3 महीने तक बीमार पड़ा रहे, और ये तेरा चिपकू उधर ही पड़ा रहे। चल बैग पैक कर, तेरा लोनावला चलते। सब पड़ोसी नजर रखता है हमारे ऊपर, उसके पीछे से इसको फोन करता है। इतना दिन से कानों से सुना था, आज देख भी लिया। बैठ के बात करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं ना।
सब लोग खुश रहेंगे। हाँ करते हैं ना। तुम अभी अपना बीबी को फोन करके बुलाएगा ना इधर सुरेश? क्या बोलते रे? औकात में रहे। तुम्हारा बीबी का नाम लिया तो औकात, हमारा कोई औकात नहीं है ना। साले बिना कागज के घुसा है तू। पुलिस में एक फोन मारूंगा ना तो मुंबई तो क्या पूरे इंडिया में तेरी एंट्री बंद हो जाएगी, समझा ना? अच्छा है ना, तो चलो पुलिस स्टेशन चलता है हम तुम्हारे साथ। क्या करेगा? हाँ वापस भेज देगा ना हमको इसके साथ। अच्छा है, हम वापस नहीं लौटेगा कभी और तुमको भी मुंह मारने का मौका नहीं मिलेगा। उसका बाप बीमार था ही नहीं, यही पास वाले लॉज में छुप के बैठा था हम दोनों को पकड़ने के लिए। फिर क्या साहब, बोरिया बिस्तर बांधकर वापस चला गया मुमताज को लेकर। और फिर अकेला लौटा? हाँ, मुमताज को वापस आना चाहिए था। मेरा दिल आ गया था उस पर, असली वाला लव। लेकिन ये उसको वही छोड़कर आया। 2 मास में वजीर वापस आ रहा है, वैसे भी हम उसको झेल नहीं पा रहा है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तू आ जाना इधर। देख, तू अकेले बॉर्डर पार कर सकती है ना? ना ना, वजीर हमको छोड़ेगा नहीं। तो हम कैसे मिलेंगे? जब तक वजीर जिंदा है हमारा किच्छु हो बिना। तुम उसे मार दो सुरेश। क्या बोला? जो तुम सुना, वजीर को वहां मुंबई में ही मार डालो। उसके बाद हम वहां आएगी, तुम हमारे साथ रहना। एक काम कर, तू उसको उधर ही बांग्लादेश में ही खलास कर दे और अकेले आ जाए इधर। ना ना, वजीर को हम इधर मारेगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वजीर उधर मरेगा तो कोई तफ्तीश भी नहीं होगी। लावारिस समझ के उसे वहां दफन कर देंगे। मर्डर वर्डर मेरे से नहीं होगा। तू आ जा ना, तेरे को अच्छे से पाल के रख सकता हूं मैं। आ जा तू। तुमको हम चाहिए तो करना पड़ेगा। विश्वास करो हमार, किच्छु हो बिना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मुमताज, मैं वजीर से मिलूंगा कैसे? वो तो मेरे नाम से भी चिढ़ता है। वजीर नदीम के साथ रहता है वहाँ, उसका दोस्त है। नदीम भी हमारे यहाँ बांग्लादेश से है। उसको डरा दो कि अगर वो साथ नहीं देगा तो उसका पुलिस कंप्लेन हो जाएगा। हमसे आई गुनाह काज मत करवाओ से। अभी नौटंकी मत कर, समझा ना? करना क्या रहे तेरे को? खाली वजीर को मजबूत पिला के मेरे पास लाना है, और पिलाने के बहाने। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कल रात को 11 बजे ठीक मिलना वजीर के साथ में। उसको इतनी दारू पिलाना कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाए। अगर जरा सी भी शानपति की तूने, पूरी जिंदगी पछताएगा। कभी कभी ना मर जाने का मन करता है। इसलिए इतना टाका कमाओ, एक एक टाका जोड़ो, सब खत्म, इलाज में सब खत्म। या तो एक तगड़ा लॉटरी लगना चाहिए, खूब टाका हो, या फिर हम गरीबों के लिए ये कैंसर का इलाज एकदम मुफ्त होना चाहिए। और वो है हमारा भाई अल्ताफ, 1 टाका नहीं देता है घर में, पता है? 1 টাকা। ए नदीम, আমি কখন থেকে বক বক করে যাচ্ছি, তুই চুপচাপ বসে আছিস, কি হয়েছে? মদ শেষ হয়ে গেছে, চল নিয়ে আসি। ওঠ, ধর। মার ক্যান্সার না হলে না আমি আসতাম না। সারা লাইফটা পুরো চুদে গেছে। অনেক টাকা দরকার, পুরো লাইফটা বরবাদ হয়ে গেছে টাকা ছাড়া। খুব টাকা কামাতে হবে। साला तुम यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम्हारा मन हो सकल नहीं देखना है हमको, नहीं देखना तुम्हारा मन हो सकल। नहीं देखेगा। ये ले, ये सब तेरा, रख ले, चल। यही कहानी है साहब। सर मैं क्या बोल दो, वो नदीम को वापस भेजना है तो भेज दो ना। इस मामले को यही निपटा देते हैं। आता हा मामला नक्की सेटल होणार, पण बारमध्ये नाही, कोर्टामध्ये। हम कोर्ट में तुम्हारी फांसी की डिमांड करें। आपको मालूम है ना, ये सारा प्लानिंग मुमताज का था। अरे मैं तो दिल्ली के चक्कर में अंधा हो गया था। अब मैं एकदम सीधा आदमी हूँ, फैमिली वाला, बाल बच्चे हैं मेरे। वजीर भी बाल बच्चे वाला था, माँ बाप वाला भी। साहब भाई का कि साहब मुमताज आपके हाथ में नहीं आने वाले साहब।
साहब साहब उसके चक्कर में मेरे जिंदगी का भाजीपाला क्यों कर रहे हैं आप साहब? मुमताज 4 दिन आगे बोला कि वो बाजार जा रही है। अबू अम्मी আমি বাজার যাই মাছ কিনতে। আপনি আমাকে মুমতাজের মোবাইল নম্বরটা দিন। ফোন তো বন্ধ আসছে। আমাকে শখ আছে कि हमारे छेले वजीर को हमारा बहू मुमताज हिंदुस्तान में मरवाया होगा। আপনি আমাকে মুমতাজের মোবাইল নম্বরটা দিন, बाकी आगे क्या करना होगा मैं देख लूंगा। अनवर साहब, मैं आपको पूरी केस फाइल भेजूंगा। हमारे पास सुरेश और मुमताज़ के चैट मैसेज की ट्रांसक्रिप्ट भी हैं, दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं। हमें वजीर का फ़ोन और बटुआ दोनों नदीम से मिले। मैं आपको पूरी केस फाइल अभी कुरियर कर रहा हूँ। ओके मिस्टर कुलकर्णी, वैसे भी मुमताज सिद्दीकी के लिए हमने सर्च ऑर्डर भेज दिया है, हम उसको पकड़ने का पूरा कोशिश करेंगे। मैंने भी बहुत ट्राई किया उसको, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। वो आपके हाथ में नहीं आने वाली। अगर मुमताज खुद ब खुद सामने से आकर बोलती है कि यह सारा किया कराया उसी का है, तो हो सकता है कि अदालत में तेरे साथ थोड़ी सी नरमी बरती जाए, हो सकता है। लेकिन अगर वो सामने नहीं आई तो इतना समझ ले कि उसकी सजा भी तू ही भुगतेगा। मैं निकाल दो, जड़ वो थी, सारा प्लानिंग उसका था, मैंने तो सिर्फ अंजाम दिया है ना। और ये नदीम, ये तो फुकट में फंस गया ना साहब। हमारी फैमिली की वाट मत लगाओ साहब, आपका हाथ जोड़ता हूँ, चाहिए तो आपके पैर पड़ता हूँ, मामला यही खत्म कर दो, सेटलमेंट कीजिए ना। आप जो बोलो वो, आप फ्लैट बोलो, फ्लैट। सर, पूरे बॉर्डर के पुलिस स्टेशंस में इस मुमताज सिद्दीकी की डिटेल्स और फोटोग्राफ्स भेज दिए गए। बीएसएफ भी अलर्ट पर है, जैसे ही मुमताज सिद्दीकी बॉर्डर में घुसेगी धर ली जाएगी। देखते हैं आखिर कब तक और कहां तक भागेगी ये मुमताज सिद्दीकी। वजीर सिद्दीकी की कहानी ना अनकही रही ना अनसुनी। हाँ, मुमताज अब भी हमारी गिरफ्त के बाहर है। मुमताज भी एक न एक दिन पकड़ी जाएगी और इस कहानी को एक क्लोजर मिलेगा जरूर। 58 वर्षीय सुमन जाधव के पति रमन जाधव 3 साल पहले चल बसे। तब से सुमन जाधव ज्यादातर घर पर ही रहती हैं। उनका बेटा रवि जाधव, जो ओवरसीज जॉब पर था, 3 साल पहले पुणे शिफ्ट हुआ है अपनी मां के साथ रहने और पुणे के एक बैंक में जॉब कर रहा है। सुमन की बेटी मनीषा पाटिल की 2 साल पहले शादी हुई और वो नागपुर में अपने पति रमेश पाटिल के साथ रहती है। इतना का सुसाइड नोट पढ़ूंगा ना। सुमन अपना अधिकतम समय पूजा पाठ, घर काम और टीवी देखने में बिताती हैं। जुलाई 2017 रवि रोज की तरह शाम 7:30 बजे दफ्तर से घर लौटा। उसने अपनी मां के साथ खाना खाया और रोज की तरह दिन भर के हालचाल की बातें भी हुई। वही नाज है। डिनर के बाद रोज की तरह रवि अपनी मां के साथ बैठकर टीवी देखता रहा। 10:30 बजे रवि अपने कमरे में चला गया और सुमन टीवी देखती रही। अगले दिन सुबह 7 जुलाई 2017 को सुमन के बेडरूम में सुमन की लाश पाई गई। ठीक 8:30 बजे उसी समय मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। रवि, 8:30 से पहले तुम अपने रूम से नहीं निकलते? अखबार पढ़ने, चाय पीने या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए? मॉर्निंग वॉक ट्रेडमिल पे हो जाती है, न्यूज़ लैपटॉप पे, और फिर तैयार होके ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तब तो तुम्हारी माँ क्या करती है? सुमन जी तो जल्दी उठती होंगी। 6 बजे उठ जाती थी, उसके बाद पूजा पाठ में लग जाती। जब तुमने अपने बेडरूम का दरवाजा लॉक पाया तो तुमने अपनी माँ को फोन किया उनके मोबाइल पर? उठा नहीं रही थी वो।
जी हाँ आपका फोन है। हेलो हेलो कमल, मैं 201 से रवि यादव बोल रहा हूँ। कहाँ है तू? मैं तो घर पे हूँ, तैयार हो रहा हूँ, बस 10 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा ड्यूटी पर। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मतलब मेरे रूम की कुंडी बाहर से बंद है। मैं आई को फोन लगा रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, पर किसी भी चीज का जवाब नहीं आ रहा है। मैं पहुंचता हूँ 2 मिनट में। सुनना, मेरे बेडरूम की बैल्कनी के नीचे आ जा, मैं वहां पे तुझे घर की चाबी फेंकता हूँ। चाबियों का एक सेट तुम अपने पास रखते हो रवि? जी। जो तुम अपने बेडरूम में रखते हो? हाँ। रवि, जब हम तुम्हारे फ्लैट में गए थे तब हमने देखा कि चाबियों का एक सेट ड्राइंग रूम में लटका हुआ था। वो मेरी आई का सेट था। एक सेट मेरे पास रहता है मेरे लैपटॉप के बैग में, जो मैं तब यूज़ करता हूँ जब आई घर पे नहीं होती। कल रात आई घर पे थी और मेरा लैपटॉप का बैग मेरे पास, तो मेरी चाबियाँ मेरे पास थी रूम में। रवि भाऊ ने जब मुझे चाबी दी तो मैं लिफ्ट से झट से ऊपर आया और देखता हूँ तो ये दरवाज़ा पहले से खुला पड़ा था। सुमन माँ जी, सुमन माँ जी। कमल, आई घर पे नहीं है क्या? वो माँ जी जवाब नहीं दे रही। तू एक काम कर, आके मेरा दरवाजा बाहर से खोल। वैसे तो मैं किसी के घर में ऐसे जाता नहीं हूँ, लेकिन रवि भाऊ अंदर कमरे में बंद थे और आवाज दे रहे थे, तो इसलिए मैं अंदर दाखिल हो गया। कमल, मेरे बेडरूम का दरवाजा बाहर से खोल जल्दी। हाँ, पर आप कौन से कमरे में हैं? आवाज आ रही कमल? हाँ हाँ। रवि भाऊ, वो आपके घर का दरवाजा पहले से खुला है। मेरे रूम का दरवाजा बाहर से बंद, घर का दरवाजा खुला। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हाय 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 हाय, उठना। हाय रवि, अपनी माँ की अलमारियां चेक कर लो। वैसे हमें लगता तो नहीं है कि किसी चीज को हाथ लगाया गया है, फिर भी अगर कोई कीमती चीज मिसिंग है तो तुम ही बता सकते हो। लॉकर भी। रवि, तुम्हारी माँ के पास एक ही फोन था? जी सर, ऐसा लग तो नहीं रहा कि कुछ चोरी हुआ है, और मेन डोर अंदर से खोला गया है, कोई बाहर से तोड़कर अंदर नहीं आया है। फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं। जी नहीं, हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आने वाला था। रवि, कुछ बाहर से ऑर्डर किया था? खाना, दवाइयाँ या ऑनलाइन कोई चीज? मैं अकेला वॉचमैन हूँ इस बिल्डिंग का। यही पंप रूम के बाजू वाली खोली में रहता हूँ घरवाली के साथ। लेकिन कल रात को कोई नहीं आया था सब 201 में जाने के लिए। आप दोनों सुमन यादव के पड़ोसी हैं। कल रात आप लोगों ने कोई अजीब आवाज़ नहीं सुनी? नहीं सर, कोई अजीब आवाज़ नहीं सुनाई दी सर। शालिनी जी, आपके यहाँ रोजाना दूध वाला, अंडे वाला, पेपर वाला, ये सब लोग आते होंगे? जी बिल्कुल आते हैं सर, सब आते हैं। और ज़्यादा फैमिली में? एक नौकरानी तक नहीं, सब काम खुद सुमन जी करती थी। एक किस्म की परफेक्शनिस्ट थी आई। उन्हें हर काम परफेक्ट चाहिए था, इसीलिए घर के नौकरों पे भरोसा नहीं करती थी। दूध तो एक ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया घर पर ही मंगवाती है। दुनिया से थोड़ी अलग थी मेरी आई। डेयरी पर जाना
सही बैच का पैकेट लेना, डेट चेक करना, सब मायने रखता था उनके लिए। बैरागी तो नहीं, लेकिन एक तरीके से सुमन जी को एकांत पसंद था। ना किसी से कोई बातचीत, ना किसी से कुछ लेना देना, अपने में ही रहती थी वो। हमारी कॉलोनी की एनुअल डे में भी नहीं आती थी, घर में ही रहती थी सर। सुमन जी का बेटा रवि भी कुछ ऐसा ही है सर, सिर्फ काम पर आना जाना। किसी ने हेलो बोल दिया तो जवाब में सर हिला देगा, वरना नहीं। माँ बेटे के बीच आपस में कोई अनबन, प्रॉपर्टी का कोई चक्कर, या रवि की कोई गर्लफ्रेंड? सर अभी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं। घर से भी कभी कोई झगड़े की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन सर धीमी आवाज में भी तो लोग लड़ सकते हैं ना। रवि, तुम गहरी नींद सोते हो? नहीं, ज्यादा हैवी नहीं। तुमने कहा कि तुम अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं करते। आधा बंद करता। आई देर रात तक बाहर टीवी देखती थी तो कई बार टीवी से डिस्टर्ब होता था। लेकिन रवि, तुम्हारे बेडरूम का दरवाजा पूरा बंद किया गया, बाहर से कुंडी लगाई गई, तुमने कुछ नहीं सुना? नहीं। तुम्हारी माँ को गला दबाकर मार डाला गया, स्ट्रगल हुआ होगा, आवाजें भी हुई होंगी शायद। मैंने तो नहीं सुनी सर। और तुम हैवी नहीं सोते। रवि, तुम्हारी सिस्टर मनीषा पाटिल नागपुर से कब तक आ रही है? आज शाम या कल सुबह तक आ जाएंगे। यहाँ कोई तुम्हारा रिश्तेदार या दोस्त है जहां तुम 2-4 दिन रुक सकते हो? क्यों सर? हमें तुम्हारा घर सील करना होगा, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को हैंडओवर करना होगा। मात्रे फॉरेंसिक टीम को बोलो कि ये रूटीन चेक नहीं है, डबल स्कैन करें 1-1 इंच। फोर्स एंट्री नहीं हुई है, घर में चोरी नहीं हुई है। रवि के बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद था और बगल के रूम में रवि की मां को गला दबाकर मार डाला गया, उसे पता तक नहीं चला। उसे सुबह 8:30 बजे पता चला जब वो अपने बेडरूम का दरवाजा नहीं खोल पाया। ये सिर्फ इम्पॉसिबल नहीं है, ये एब्सर्ड भी है। डोंट वरी मात्रे, एक भी जगह नहीं छूटेगी। रात के 12:30 से 1:30 बजे के बीच में मर्डर हुआ है। विक्टिम का गला दबाया गया था, दम घुटने से मौत हुई है। इनके पेट में अनडाइजेस्टेड फूड मिला। बॉडी में से किसी किस्म की नींद की गोली के ट्रेसेस नहीं मिली हैं। कत्ल इतनी खामोशी से हुआ है कि जस्ट नेक्स्ट रूम में सो रहे विक्टिम के बेटे रवि ने भी कुछ नहीं सुना। अजीब है। डॉक्टर, कलाइयों पर ये निशान? ये स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है, ये बैंगल्स के निशान है। ये आपको ऐसे मार्क्स इनके गले पर भी मिलेंगे, चेन या मंगलसूत्र का होगा। लेकिन डॉक्टर, लाश पर से हमें ना तो कोई बैंगल्स मिले हैं और ना ही गले की चेन। किलर ने चुराए होंगे। मर्डर का भी शायद यही मोटिव होगा। यस सर। तुम्हारी माँ गहने पहनती थी? हाँ, मतलब बेसिक से। रोज? मेरा मतलब कल रात को भी पहने होंगे? हाँ, बैंगल्स और गले में चेन हमेशा ही रहता था। सर आप सही कह रहे थे, आई के दोनों हाथों में एक कंगन और गले में चेन थी जो गायब है। रवि, तुम्हारे पास तुम्हारी आई की कोई ऐसी फोटो है जिसमें उन्होंने ये गहने पहने हो? फैमिली एल्बम में होनी चाहिए। अंदाजन क्या वैल्यू होगी इन गहनों की? नो आइडिया सर। उस वक्त तुम्हारी नजर में नहीं आया जब तूने फर्स्ट टाइम अपनी आई की बॉडी देखी कि बॉडी पर गहने नहीं है? सर आई अगर मरी पड़ी हो तो गहनों पे किसका ध्यान जाता है? कल रात तुम्हारे घर कोई आया होगा और उसे पता था कि तुम घर पर हो। अगर वाकई में कोई आया था, कौन हो सकता है वो? सर मुझे क्या मालूम कौन आया, किस लिए आया, किसने मेरे दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी, या किसने मेरी आई को 2-4 गहनों के लिए मार दिया। 4 साल से बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहा हूँ। आप हर एक फ्लैट में जाकर पूछ लीजिए कि कमल ने कभी कोई गड़बड़ की है क्या। कमल तो जब ड्यूटी पर था तब फ्लैट नंबर 201 में कोई आया, सुमन जाधव का कत्ल किया
और गहने चुराकर भाग गया। उसका आना जाना तूने कुछ नहीं देखा? मैं 12 बजे तक अपनी कुर्सी पर डट कर बैठा था। तब तक ना कोई बाहर से अंदर आया ना अंदर से बाहर गया। और 12 बजे के बाद सो गया पौवा मार के? नहीं साहब, ड्यूटी पर सिर्फ चाय पीता हूँ और 12 बजे के बाद हर 1 घंटे में बिल्डिंग के चक्कर लगाता हूँ। कत्ल 12:30 से 1:30 बजे के बीच में हुआ। तब चक्कर लगाते हुए तूने कोई भी आवाज नहीं सुनी? सुना होता तो जाकर तुरंत देखता ना साहब। और रवि भाऊ तो खुद घर पर ही थे। जब उन्होंने कुछ नहीं सुना तो बाहर कोई कैसे सुनेगा? रवि ने जब अपनी माँ की लाश देखी तो वहीं था ना? जी। वो वाकई में चौंका था या फिर चौंकने की एक्टिंग कर रहा था? बताया तो मैंने, वो भी चौंके थे और मैं भी चौंका था। जी हाँ, हमने मल्टीपल फिंगरप्रिंट सैंपल्स कलेक्ट किए हैं क्राइम सीन से। बस अब सेपरेटिंग चल रही है ये पता करने के लिए कि फिंगरप्रिंट्स एग्जैक्टली कितने लोगों के हैं। जतिन, उस बिल्डिंग में, उस कॉलोनी में, यहाँ तक कि पूरे इलाके में एक भी सीसीटीवी नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि कोई बाहर से आया था या नहीं। सीसीटीवी नहीं हो तो क्या हो गया? हम आपको बताएंगे फिंगरप्रिंट से कि क्राइम सीन पे एग्जैक्टली कितने लोग थे। वैसे मैंने विक्टिम सुमन जाधव की बॉडी के ऊपर से भी फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए हैं। कैसे हुआ? मालूम नहीं। कहीं उमेश काका ने तो नहीं किया? सर जी, आज के टाइम में सोने के गहने बेचने में लेने के देने पड़ जाते हैं। चलो गहने चुराता भी है तो उसके लिए बोनस है, अपनी गर्लफ्रेंड को तो दे देगा पहनने के लिए, बट मोबाइल और कैश पीछे ही छोड़ गया। पक्का कोई झोल है। हाँ शिवा, हमें भी ये लगता है। मामला पर्सनल है, जिसे चोरी करने दिया जा रहा है। सर, रात को इतनी लेट किसी जान पहचान वाले के लिए दरवाजा खोली होगी सुमन जाधव, या फिर किसी जान पहचान वाले ने किसी पेशेवर को भेजा होगा। मैं सुपारी मार्केट में इंक्वायरी करता हूँ और सारे हिस्ट्री शीटर्स को खंगालता हूँ। आपके सगे काका, आपके स्वर्गवासी पिता के छोटे भाई? यस सर, उमेश जाधव है उनका नाम। उन्हीं पर आपको शक क्यों है मनीषा जी? क्योंकि सर एक वही है जिनसे हमारी अनबन रही है। प्रॉपर्टी? जमीन काका बेचना चाहते थे और बाबा बेचना नहीं चाहते थे। दादू ने मरने से पहले जमीन आधी आधी करवाई थी बाबर काका के नाम। मुझे सब उमेश काका का ही कराया हुआ लगता है। काय रवि, काय नॉनसेंस? हाँ? सुमन भाभी के मर्डर के बारे में पुलिस मुझसे पूछताछ करना चाहती है? मुझे नहीं पता उमेश काका। तुझे पता है पुलिस वाले कितनी बदतमीजी से मुझसे फोन पे बात कर रहे थे? वो कह रहे थे कि रमन भाव से मेरी दुश्मनी थी। मैं क्या करूं उमेश काका, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो कौन बोलेगा? हाँ, कौन बोलेगा? मनीषा आ गई क्या नागपुर से? तभी मनीषा ने ही मेरे खिलाफ पुलिस को उकसाया होगा, या फिर तुम दोनों ने। पहले ये बताइए कि ये जमीन की बात उठाई किसने? उमेश जी, जमीन का मसला था या नहीं था? कोई एक घर ऐसा बताइए जहां पे मसले नहीं हुआ करते, कभी पैसे तो कभी कुछ और। लेकिन मर्डर का आरोप, सुमन जाधव मेरे सगे भाव की पत्नी थी, म्हणजे माजी वही नहीं। फिर भी आप ना रवि से मिलने गए, ना अपनी भाभी की डेड बॉडी देखने गए, ना ही कोई मदद करने। सुमन भाभी की मौत की खबर सुनते ही मैं वहां रवि से मिलने गया था। घर सील था, इसलिए मैंने वहीं से रवि को कॉल किया और उसके किसी दोस्त विवेक के घर जाकर उसे मिला भी। या क्या बातें कर रहे हैं? हम जमीन की लड़ाई की बात कर रहे थे। हाँ, जमीन की लड़ाई थी। मैं जमीन बेचना चाहता था और मुझे उसके अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन रमन भाऊ उसके लिए एनओसी नहीं दे रहे थे, वो भी 3 साल पहले जब वो गुजर गए तब आपने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा? मेरी बाकायदा मनीषा और रवि के साथ डील हुई थी। जमीन बेचने के बाद जो पैसे मिले उसका बराबर 50% हिस्सा उन लोग को दे दिया गया। एक मिनट, जमीन 3 साल पहले बिक चुकी है। देखा, आधी अधूरी खबर दी गई है आपको। उमेश जी, मुझे उस जमीन की सेल डीड दिखाएंगे? आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं? उमेश जी, मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में भरोसा बातों पर नहीं, सबूतों पर किया जाता है। सर, रवि जाधव के फोन रिकॉर्ड्स में किसी भी पेशेवर का नंबर फीचर नहीं हुआ। मर्डर वाली रात उसने ना कोई सस्पिशियस कॉल किया और ना ही उसे कोई ऐसा कॉल आया। सुमन जाधव के रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट ब्लैंक सर। हफ्ते में एक आध बार उसकी अपनी बेटी मनीषा पाटिल से बात होती थी। ये मनीषा पाटिल नागपुर से आके सीधे सीधे अपने काका उमेश जाधव पर आरोप लगाने लगी, पर सच कहूं तो इसमें कोई वजन है ही नहीं। पर मनीषा ने ऐसा आरोप क्यों लगाया? सर, हो सकता है वो हमारा ध्यान मुद्दे से भटकाना चाहती हो।
पर ये असली मुद्दा है क्या मात्रे? उमेश काका वाली बात छोड़कर मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। रवि, ठीक से याद करो, बेल बजने की, दरवाजा खुलने की आवाज हुई थी? अगर आवाज होती तो मैं बाहर जाता ना देखने की कौन है। या अगर अटैक होता और शोर होता तो मैं अंदर कैसे सोया रहता। सर, रवि का खुद अकेले करना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, अपनी मां सुमन जाधव के बेडरूम तक जाना, उसे मारना, इतना रवि खुद कर सकता है। रवि अपनी मां सुमन जाधव को मारने के बाद खुद जाकर घर का मेन डोर खोल सकता है और उसे खुला भी छोड़ सकता है। रवि वॉचमैन कमल को सुबह फोन करता है, उसे अपने घर की चाबी देता है। वॉचमैन कमल ऊपर आता है, फिर दोनों मिलकर रवि की मां की बॉडी को डिस्कवर करते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है, सिवाय एक बात के। रवि को अपने बेडरूम को बाहर से लॉक कर। एग्जैक्टली, ये इम्पॉसिबल है। देखो, मान के चलते हैं कि रवि अपनी मां सुमन जाधव का मर्डर करता है, उसके बाद मेन डोर को खुला छोड़ देता है, फिर अपने बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक करता है। फिर रवि अपनी मां सुमन जाधव के रूम यानी कि इस रूम में एंटर करता है और फिर इस रूम की इस खिड़की से बाहर जाता है। और फिर रवि यहां बाहर से अपने रूम की खिड़की के जरिए अपने रूम में दाखिल होता है। सर, रवि के रूम की खिड़की के बाहर ग्रिल लगी हुई है, जो कि ओपनेबल है। ग्रिल पर ताला लगा हुआ है। जाहिर सी बात है रवि के पास इस ताले की चाबी होगी। तो जब मर्डर करने के बाद रवि अपने रूम में दाखिल होता है तो उससे पहले उसने इस ग्रिल को ताला लगा दिया होगा। सर, सुमन जाधव के रूम में जब हम लोग गए तो उसकी खिड़की में अंदर से कड़ी लगी हुई। हो सकता है कड़ी लगी ना हो, और सुबह हमारे यहाँ पहुंचने से पहले उसने अपनी मां की मौत के दुख में आंसू बहाते बहाते चुपके से कड़ी लगा दी। भाई, लेकिन मुझे याद नहीं है कि रवि भाऊ ने जाकर सुमन माँ जी के कमरे की खिड़की की कड़ी लगाई हो। कमल, तुझे इतना तो याद है ना कि जब तू घर में दाखिल हुआ तो रवि के बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद था या खुला? नहीं साहब, बंद था। मैंने खुद अपने हाथों से कुंडी खोली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे रवि भाऊ का तुझे फोन करना, बालकनी से चाबी देना, तेरा ऊपर जाना, रवि के बेडरूम का दरवाजा बाहर से खोलना, ये सब मनगढ़ंत है? कि तेरे और तेरे रवि भाऊ की मिलीभगत तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों ने मिलकर रवि की मां का कत्ल किया है? आप जिसकी चाहेंगे उसकी कसम खाऊंगा मैं। चाहिए तो आप सोसाइटी में किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में, कोई भी बताएगा। रवि हमारे साथ पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। वो एक बहुत ही शार्प, फोकस्ड और सीनियर एम्प्लॉई है। सर, मैं आपके गोल गोल सवालों का सीधा जवाब दूं। मेरा फ्रेंड अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, काफ़ी अटैच था। उसका सुमन आंटी का मर्डर करना इम्पॉसिबल है सर, नो चांस। सर, आप मेरे भाई रवि पर शक कर रहे हैं? मनीषा जी, क्या आपके भाई रवि के पास आपकी मां को मार डालने का कोई कारण था? सिर्फ मेरी माँ? सर, वो रवि की भी माँ थी, और कोई अपनी माँ को कैसे मार सकता है? सर, आपको पता है जब बाबा की डेथ हुई थी तब रवि ऑस्ट्रेलिया में टॉप जॉब पर था। सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आया आई की देखभाल करने के लिए। क्यों? क्योंकि आई ऑस्ट्रेलिया तो क्या, घर से बाहर निकल के मेन रोड तक नहीं जा पा रही थी, पूरी तरह से डिप्रेशन में थी। सर, रवि ने आई को धीरे धीरे ठीक किया और आप कह रहे हैं रवि आई को मार डालेगा? रवि सिंगल क्यों है मनीषा जी? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, या फिर थी जिसे आपकी आई रिजेक्ट कर चुकी थी? मेरी आई को रवि की किसी भी पसंद से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, और अगर रवि की कोई गर्लफ्रेंड होती तो सबसे पहले वो मुझे बताता। क्या रवि हर चीज आपसे सलाह मशवरा करके करता है? कहीं आप उसकी रिमोट कंट्रोल आई तो नहीं? आई कम ढाल। ढाल? किस बात की ढाल? रवि ने जब कुछ किया ही नहीं तो मेरी वाइफ मनीषा क्या छुपाएगी? तुम्हारी वाइफ सीधा नागपुर से आती है, हमारे सामने उमेश काका का नाम लेती है और उस जमीन का डिस्प्यूट उठाती है जो 3 साल पहले सॉल्व भी हो चुका था।
लेकिन उमेश काका वाले मसले के अलावा जादव फैमिली का कभी किसी के साथ कोई पंगा हुआ ही नहीं था सर। कत्ल वाली रात घर पर कौन था? रवि। लेकिन शक रवि पर नहीं, सीधा उमेश काका पर। आप ये कहना चाहते हैं कि रवि ने अपनी आई का कत्ल कर दिया? ऑस्ट्रेलिया में थे, खुश थे वहां? जी। वो लाइफ छोड़ छाड़ के यहाँ पुणे में आ गए अपनी माँ के लिए। माँ को वहां क्यों नहीं बुलाया? उन्हें नहीं आना था। वहां ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा था, कोई गर्लफ्रेंड या फियांसी जो यहाँ इंडिया में नहीं आना चाहती थी या फिर आना चाहती थी लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था? सर एक तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, दूसरा मैं यहाँ पे अपनी माँ की देखभाल करके बहुत खुश था। वो अकेली हो गई थी बाबा के जाने के बाद। आई एक तरीके से डिप्रेशन में थी। जब बाबा थे आई सब कुछ शेयर कर पाती थी। बाबा उनके बेस्ट फ्रेंड थे। वो साथ कुकिंग करते, साथ सीरियल्स देखते। उनकी एक सेट लाइफ थी, एक ऐसी गाड़ी जो प्यार के पेट्रोल पर चलती थी। वो गाड़ी बंद पड़ गई। बड़ी मुश्किल से मैं आई को वापस थोड़ा ट्रैक पर ले आया। आई अब सिर्फ उस वक्त बात करती थी जब मैं ऑफिस से लौटता और उनके साथ खाना खाता। मुझे सीरियल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं उनके साथ बैठकर देखता, सिर्फ इसलिए ताकि वो अकेला महसूस ना करे। मैं यहाँ सिर्फ उनके लिए आया था, आई के लिए। तो फिर मार क्यों डाला उन्हें? रवि, बहुत मुश्किल है तुम्हारी बातों पे यकीन करना कि तुम काम पर निकलने से पहले अपने बेडरूम से बाहर कदम तक नहीं रखते। तुम ऑस्ट्रेलिया से यहां सिर्फ अपनी माँ के लिए आए। तुम ऑफिस के अलावा अपना सारा टाइम अपनी माँ के साथ बिताते थे। इसके बावजूद तुम्हारा ध्यान तक नहीं गया कि तुम्हारी माँ की लाश में से गहने गायब हैं। सर जहाँ तक रूम से बाहर निकलने की बात है तो ऐसा अक्सर होता था। आई सुबह जल्दी उठ जाती, पूजा पाठ में लग जाती और फिर घर के काम काज करती। और मैं उनकी किसी भी काम में मदद करूं उन्हें मंजूर नहीं था। तो अब ऐसे में मेरे कमरे की कुंडी बाहर से बंद है और उसके बगल के कमरे में मेरी आई की लाश रात भर पड़ी है, ये मुझे कैसे मालूम हो? और आई की लाश देखकर मैं खुद इतने शॉक में था कि नहीं गया ध्यान गहनों। रवि यादव के फिंगरप्रिंट्स और वॉचमैन कमल मिस्त्री के फिंगरप्रिंट्स घर के कुछ एरियाज में मैच कर रहे हैं। रवि तो घर में था ही और उस दिन सुबह वॉचमैन कमल भी घर में गया था, तो इनके प्रिंट्स तो मिलने ही थे और जाहिर सी बात है सुमन यादव के प्रिंट्स भी होंगे ही। लेकिन सर विक्टिम सुमन यादव, बेटा रवि और वॉचमैन कमल के अलावा हमें घर से फिंगरप्रिंट्स का एक चौथा सेट भी मिला है। चौथा सेट? जी सर, ये फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पर मौजूद है और काफी ताजे हैं। सर इस चौथे शख्स के फिंगरप्रिंट्स यहाँ पॉइंट 10 पे है और यहाँ खिड़की के इस पार्ट पे पॉइंट 11 तक। यहाँ रवि के बेडरूम की कुंडी पर वॉचमैन कमल के प्रिंट्स होंगे। हाँ है, लेकिन कमल के अलावा उसी चौथे रेस में कैरेक्टर के फिंगरप्रिंट्स भी इस कुंडी पर से मिले हैं। पॉइंट 1 पर इस मेन डोर पे भी कमल के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं क्योंकि उसने भी दरवाजा खोला था। और फिर उस चौथे शख्स के फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ पे हैं। जितनी ये चौथा शख्स मेल है या फीमेल? हैंड की साइज और उंगली की चौड़ाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चौथा शख्स कोई मेल ही है। एक इंट्रूजन हुआ था, कोई घुसपैठ हुई थी इस घर पे सुमन यादव के कमरे में। हमें इस चौथे शख्स के फिंगरप्रिंट सुमन यादव के बॉडी पर से भी मिले हैं। सर ये प्रिंट्स मुझे सुमन यादव के गले के रीजन से और दोनों कलाइयों से मिली है। उसने गला दबाया, गले की चेन निकाली और दोनों कलाइयों से सोने के कंगन भी निकाले। सर मैंने इस पूरे क्राइम सीन को इस चौथे मेल के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स को मिलाकर एक थ्योरी बनाई है। हमारा ये मेल सस्पेक्ट इसी खिड़की से अंदर आया होगा। तो हम ये मान के चलें कि सुमन यादव ने एक खिड़की खुली रखी थी। हाँ, या शायद खिड़की बंद रखी होगी लेकिन कड़ी नहीं लगाई होगी। सो हमारा ये सस्पेक्ट अंदर आता है और सबसे पहले वो पलटकर खिड़की की कड़ी लगा देता है। यहाँ बेड पे मिसेस सुमन यादव सोई हुई होगी। सस्पेक्ट ने अटैक किया होगा, दोनों के बीच में स्ट्रगल हुई होगी। सस्पेक्ट सुमन जी के साथ में नीचे गिरा होगा क्योंकि यहाँ
बेड के एज पे और फ्लोर पर से भी उसके प्रिंट्स मिले। मर्डर करके गहने उतार कर सस्पेक्ट इस दरवाजे की तरफ बढ़ा होगा। अब ये रवि के बेडरूम का डोर, यहां 3 पॉसिबिलिटीज है सर। एक तो ये कि सस्पेक्ट सुमन जाधव के कमरे में एंटर होते ही सबसे पहले यहां आया होगा। उसने रवि जाधव के कमरे को खोलकर देखा होगा। उसने देखा कि अंदर एक जवान आदमी सोया हुआ है। उसने चुपचाप दरवाजे को बंद किया और कुंडी लगा दी होगी। वापस गया, सुमन जाधव का मर्डर किया और लूट भी। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि उसने पहले मर्डर कर दिया हो, उसके बाद यहां आया। उसने अंदर देखा कि अंदर रवि सोया हुआ है, उसने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। थर्ड पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि उसे रवि जाधव के कमरे को खोलकर देखा ही ना हो, डायरेक्टली बाहर से कुंडी लगा दी हो। फिर सस्पेक्ट यहां आया होगा, इधर इस मेन डोर, चुपचाप दरवाजा खोला होगा और दरवाजा खुला छोड़कर चला गया होगा। हो सकता है ये पर्सनल दुश्मनी का मामला हो ही नहीं, कोई रैंडम लुटेरा अंदर आया, मर्डर किया, लूटा और निकल लिया। एग्जैक्टली। लेकिन सर अगर सिर्फ लूट का ही मामला होता तो फिर पर्स में इतना कैश क्यों छोड़ दिया, मोबाइल क्यों छोड़ दिया? मैं तो पूरे बिल्डिंग के चक्कर लगाता हूँ साहब। लगता तेरे चक्कर की टाइमिंग के बारे में उसे ऑलरेडी पता था और उतने में ही उसने अपना चक्कर चला दिया। सर, इस अज्ञात रैंडम लुटेरे की थ्योरी में मैं कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सर, जैसे कि ये शख्स हमारा मेल सस्पेक्ट, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये सोसाइटी के निचले तबके से है। कोई कचरा उठाने वाला या कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला, कोई ऐसा जिसका लगातार कचरे से कांटेक्ट होता रहता है और जो शायद काफी लंबे समय तक नहा नहीं पाता है या शायद नहाते ही नहीं है। सो हमने इस चौथे अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट की एनालिसिस की है और हमें इसमें बैक्टीरिया मिला है। ये बैक्टीरिया ज्यादातर सड़ते कूड़े में पाए जाते हैं, जैसे कि गटर्स, नाले, गार्बेज डंप्स। मात्र अब अचानक से हमारी सस्पेक्ट लिस्ट बहुत बढ़ गई है। ये या तो कोई सुपारी हत्यारा हो सकता है जो किसी कूड़ेदान के कांटेक्ट में आया हो, या फिर कोई ड्रग एडिक्ट जैसा हो सकता है जिसने इत्तेफाक से सुमन जाधव के फ्लैट को निशाना बनाया। सर, रवि के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। मुझे लगता है हमें इस रैंडम लूट और मर्डर के एंगल को ही फॉलो करना चाहिए। देखते हैं क्या हाथ लगता है। सुमन जाधव मर्डर केस की तहकीकात की दिशा अब बदल गई। फिंगरप्रिंट एनालिसिस के आधार पर अज्ञात संदिग्ध खूनी की प्रोफाइल रेडी हुई और तलाश शुरू हुई। शहर के सारे ज्वेलरी शॉप को चुराए गए गहनों की सेल के बारे में आगाह कर दिया गया, पर ऐसी कोई सेल की खबर सामने नहीं आई। तहकीकात की इस नई दिशा से एक संभव संदिग्ध होने की पहली जानकारी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट से आई। एक शंकर है और एक विश्वास, और दोनों अचानक से बिना बोले कहीं चले गए। मोहन भाई, आप मुझे डेट बता सकते हो? क्योंकि लूट और मर्डर 6 की रात को हुआ था, 6 जुलाई। ये दोनों 8 जुलाई से गायब है। कहाँ गए होंगे कुछ पता है? वैसे तो दोनों भी मेरे ही गांव के, टेकड़ी गांव के। ये शंकर वागे और ये विश्वास गायतोंडे अपनी शिवश्याम अपार्टमेंट जहाँ पे मर्डर हुआ था उसी के पास में एक बिल्डिंग का काम चालू है, वहाँ पे दोनों मजदूरी करते थे और दोनों के दोनों 8 जुलाई से गायब है। शंकर और विश्वास, इन दोनों में से किसी के भी नंबर्स मिले? दोनों के मिले। मैंने पीसीओ से ब्लैंक कॉल भी किया था, दोनों नंबर चालू है। हम दोनों लौट आए थे साहब, क्योंकि बहुत झंझट वाला काम था। गलत। तुम लोगों ने शिवश्याम अपार्टमेंट में सुमन जाधव नाम की औरत का मर्डर किया, उसके गहने चुराए और भागकर वापस यहाँ आ गए। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं किया साहब, आई शपथ साहब। तुमने नहीं किया तो फिर और किसने किया? विश्वास ने? अरे साहब, मैंने कुछ चुराया नहीं तो बेचूंगा कहाँ? साहब सुनो ना, मेरे को गाय को लेके जा रहे हो साहब? ये शंकर और ये विश्वास, दोनों के घर की तलाशी ली, गहने तो कहीं मिलेंगे, पक्का बेच दिए होंगे। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। साहब, हम लोगों को तो काफी पहले से प्लान था कि 8 जुलाई आखिरी दिन होगा, काट लेंगे पगार लेकर। हाँ साहब, बगल में मर्डर विडर हुआ, ऐसा कुछ हमको पता भी नहीं चला साहब।
शिव श्याम अपार्टमेंट के वॉचमैन पे किसने नजर रखी? ग्रिल से ऊपर बालकनी में कौन चढ़ा तुम दोनों में से? साहब शिव श्याम अपार्टमेंट की तरफ तो हम गए भी नहीं साहब। शंकर और विश्वास के फोन रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला सर। 6 जुलाई को लोकेशन क्या है दोनों की? क्राइम सीन के आसपास भी नहीं है। फिंगरप्रिंट्स मैचिंग के लिए वेट करते हैं फिर। हो सकता है फोन्स पीछे कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं छोड़ दिया हो। जी नहीं सर, शंकर वाघ और विश्वास गायतोंडे, इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स हमारे सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच नहीं करते हैं। अब तक गहनों के सेल की खबर पुणे में से कहीं से भी नहीं आई है। सर हो सकता है पुणे में बेचा ही ना गया हो, कहीं और जाकर बेचा गया, या फिर यहाँ का कोई जोरी चुप बैठा हो, या फिर झूठ बोल रहा हो। आज की डेट में कोई जोरी 2 कंगन और एक चेन के लिए इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा। कौन हो सकता है हमारा सस्पेक्ट और कहां छुपा हो सकता है? सस्पेक्ट प्रोफाइल से मैच होने वाले छोटे से छोटे क्रिमिनल को भी क्वेश्चनिंग के लिए राउंड अप किया गया, पर वो एक सस्पेक्ट जो मुजरिम साबित होने वाला था अब तक पुलिस के रडार से सफलतापूर्वक बाहर रह पाया था। अब ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद ये कोई रैंडम लूट का केस ही था जिसमें मर्डर हो गया था। विक्टिम सुमन जाधव की फैमिली धीरे धीरे इस दुखद हादसे के साथ समझौता कर तो रही थी, पर एक सवाल तलवार की तरह लटक रहा था कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था जिसके चलते उनके छोटे से परिवार का एक सदस्य उनसे छीन लिया गया। पर एक आदमी था जिसे इस बात से कोई तकलीफ नहीं हो रही थी कि 6 जुलाई 2017 को शिव श्याम सोसाइटी के फ्लैट नंबर 201 में एक भयानक कत्ल हुआ था। बाला सामंत नाम है उसका। ये बाला वहाँ के मजदूरों के झोपड़ियों में जाकर 2-3 बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये कहाँ मिलेगा? उसका कुछ फिक्स नहीं है। मेरे 2-4 चर्चित दोस्त हैं, मैंने उनको नजर रखने को कहा है। शिवा 4 दिन हो गए तू और तेरी टीम दिखा करते हैं, लेकिन जब मेरी टीम पहुंचती है तो ठेंगा मिलता है। सबके सब पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे इस बाला चर्ची को, लेकिन जैसे ये हमें घुमा रहा है, एक बात तो पक्की है। क्या? खून यही किया है और इसको खबर मिली है कि हम सब इसके पीछे पड़े हैं। इस बाला सावंत के फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए, यही है आपका मुजरिम। हमें ये पक्का पता है कि ये सब तूने किया है। अब हमें सिर्फ तू ये बता कि तू वहां लूटने गया था और मर्डर किया, या मर्डर करने गया था और लूटा भी? गहने कहां है? देख, अगर तुझे ठुकने के बाद बोलने की आदत है तो अभी बता दे, क्यों हम खामा खा अपना गला और टाइम खराब करें। साहब वो माजी उठ गई, वरना उसका मर्डर नहीं होता था साहब। साहब मैंने आज तक कभी किसी का मर्डर नहीं किया है साहब। तो सिर्फ लूटने गया था वहां? साहब मैं हर जगह सिर्फ लूट नहीं जाता हूँ, आज तक कभी किसी का मर्डर नहीं किया साहब मैंने। ये बस हो गया साहब। और ऐसे कितने घरों में घुसा है पहले लूटने? बहुत सारे। लूट का माल कहाँ बेचते हो? कोई गैंग है? नहीं, मैं सबसे पहले अशोक भाऊ को देता हूँ, फिर अशोक भाऊ संतोष भाऊ को देते हैं, फिर संतोष भाऊ आगे बेच देते हैं और मुझे कमीशन भी देते हैं। ये अशोक और संतोष कौन है? कहाँ मिलेंगे? 2 सोने की कंगन, 1 सोने की चेन 7 जुलाई को बाला चर्ची लाया था। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं साहब? कौन है बाला चर्ची? नशा करके था, निकल जा मेरे घर से बाहर। तेरे बाप ने कभी नशा किया था क्या? चल निकल। बाला एक छोटे से गांव से था। 3 साल पहले ड्रग्स की लत जब उसे लग गई तब उसके घर वालों ने उसे घर से बेदखल कर दिया। बाला को भी अपने परिवार से कोई खास लगाव नहीं था।
नशे की तलाश बाला को शहर खींच लाई और उसने अपनी लत पूरी करने के लिए पैसे जुटाने का तरीका भी ढूंढ लिया। अशोक की दुकान पर बाला रोज अपना माल बेचता, पैसे लेकर नशा करता। अशोक पर अशोक को बाला के हुनर की समझ पड़ गई। वो उसका मार्गदर्शक बन गया। बे साले बाला, तू तो बड़ा कलाकार निकला बे। ये इस माल में असली कमाई। देख बाला, मेरा एक जोड़ीदार है संतोष नाम का, वो ऐसे माल को पुणे के बाहर ले जाके बेचता है। लेकिन अशोक भाऊ ये बहुत मुश्किल है। एक तो औरत लोगों के बटवे नहीं होते, ऊपर से सारे गहने अपने बदन पर लेकर घूमती है। बहुत रिक्स है अशोक भाऊ। रिक्स है तो यहाँ नोट भी तो है। और देख, वैसे भी औरतें पूरे टाइम गहने नहीं पहनती है, रात को उतार के रखती है बिस्तर के पास। सर, ये तो कई चोरियों का इकट्ठा माल है। इस बाला ने बताया था तुझे किसने एक औरत का मर्डर भी किया है? ये बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन साहब पक्का वो वही औरत थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी औरत की जान गई? जान तो जान होती है या नहीं होती है? हाँ साहब, होता है। लेकिन साहब, इससे पहले बाला ने कभी कोई मर्डर नहीं किया। मतलब हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं साहब। बड़ा तरस आ रहा है तुझे बाड़ा पर। चल, तुम दोनों अलग नहीं होंगे। जो चार्ज इस पे लगेगा वही तुझ पे लगेगा। एक जैसी सजा होगी। कसम से मैंने नहीं बोला इसको मर्डर करने के लिए। तो यह सजा मैं क्यों भुगतूं? आप चाहे तो माल बेचने का चार्ज मुझ पर लगाइए, लेकिन मारने का नहीं। मारने का इस चरसी बाला पे लगाइए। साहब, उस रात में ऐसे ही तुक्का लगा रहा था कि कौन सा घर लूटूं। पहले 2-3 घर में ट्राई मारा, लेकिन लोग जगे हुए थे तो फिर जमा नहीं। बाकी का इलाका भरा हुआ था, लोग आ जा रहे थे। यह बिल्डिंग एकदम सुनसान थी। ऊपर से पीछे के बाजू में जंगल भी पड़ता था। मतलब चढ़ते वक्त कोई मेरे को देख लेगा इसका खतरा भी नहीं था। तो मैं घुस गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई कुछ सुने या कोई रोक टोक हो।
साहब वो माजी उठी नहीं होती तो मैं उन्हें कभी नहीं मारता साहब, सच में कभी नहीं मारता साहब। अपने से मर्डर हुआ ये बात सोच सोच कर ही मेरे पैर थर थर कांपने लगे थे साहब। बाकी कुछ लेने वेने के लिए तलाशी वलाशी हो ही नहीं पाई मुझसे, बस हाथ का और गले का गहना निकाला और भाग गया वहां से। बाड़ा का गुरु अशोक बाग रेडी की दुकान चलाता है। इनका एक तीसरा साथी है संतोष नामदेव, जो ज्वेलरी पुणे के बाहर बेचता था। ज्वेलरी मिल जाएगी तुम्हें, एप्लीकेशन फाइल करनी होगी कोर्ट में बतौर एविडेंस पेश होने के बाद। बाबा के जाने के बाद आई कोई ज्वेलरी नहीं पहनती थी। मैंने और ताई ने फोर्स किया कि कम से कम ये चेन और कंगन तो पहन ले। ये मेरे बाबा ने बनवाए थे आई के लिए, उनकी शादी के बाद। सिर्फ उस सेट के लिए? हाँ रवि, एक चेन और 2 कंगन बस? गले की चेन उसने निकाल ली थी और हाथ के कंगन निकालने गया तो आई उठ गई। उठ गई तो मार डाला, वो भी गला दबाकर, सिर्फ एक चेन और 2 कंगन के लिए? किसी और घर में चोरी के दौरान कोई और उसके रास्ते में आया होता तो ये शक शायद उसे भी बांधता। दूसरों की जिंदगी के प्रति कठोर असंवेदना के लिए ड्रग्स के अलावा कई और मेंटल कंडीशंस हो सकते हैं जो असंतुलन पैदा करते हैं। दरअसल ये एक कड़वा सच है कि कुछ मानसिकताएं मूल से विध्वंस और विकृति से भरी होती हैं। फिर वो किसी की स्टॉकिंग करनी हो, लूट और चोरी हो, या फिर टूटे लव अफेयर से उभरते भयंकर जुर्म हो। ऐसी मानसिकता वाले लोग सामने वाले की जिंदगी में भयंकर हाहाकार मचा देते हैं और विक्टिम को टूटने वाले कहर की भनक तक नहीं होती। ऐसे जुर्मों का इलाज सख्त कानून द्वारा होता है, पर ऐसे मुजरिमों का इलाज परिवार, समाज और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, खासकर ऐसे केसेस में जहां वो शख्स खुद से इलाज नहीं कराने वाला। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।